हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। कल इंडिया और आयरलैंड के बीच में जो पहला T20 मैच हुआ उसके पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग आयरलैंड के लिए जो टीम डिक्लेयर हुई है उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। लेकिन फिर मुझे लगा कि ऐसे अटकलें लगाने का तो कोई फायदा है नहीं, और वैसे भी ये बीसीसीआई और इंडियन टीम मैनेजमेंट के ऊपर से मेरा कुछ भरोसा उठ ही गया है पिछले कुछ दिनों से। जिस तरह की ये टीमें सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद प्लेइंग 11 खिलाते हैं, उससे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे फैंस निराश ही हुए हैं पिछले कुछ टाइम से। अब आयरलैंड की जो टीम सिलेक्ट हुई है इसके बारे में तो मैं क्या ही कहूं आपसे, क्योंकि इसमें तो मेरा सबसे पहला रिजर्वेशन तो कप्तान को लेके ही है। अब जसप्रीत बुमराह को इन्होंने जो सिलेक्ट किया और कप्तान बना दिया डायरेक्ट, तो देखिए कप्तानी कभी भी सीनियरिटी जूनियरिटी से नहीं होती है, कप्तानी हमेशा कैपेबिलिटी से होती है। और जसप्रीत बुमराह कोई प्रूवन कैप्टन नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने पिछले साल इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में, वो जो आखिरी टेस्ट मैच था उसमें मारामारी के चक्कर में उसने कप्तानी की थी, और उस टेस्ट मैच में क्या हुआ था ये हमको भी पता है, आपको भी पता है, सभी को अच्छी तरह से मालूम है। अब कप्तानी वैसे भी मैं इस फेवर में नहीं रहता हूं कि किसी बॉलर को किसी टीम का कप्तान बनाया जाए, क्योंकि देखिए इसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि जब बॉलर कप्तान होता है तो उसके पास सोचने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसको खुद बॉलिंग करनी है। अब बॉलिंग करने में उसका इतना ज्यादा कंसंट्रेशन रहता है कि उसके बाद वो टीम के बारे में क्या सोचेगा। और कप्तान को सिर्फ टीम के बारे में से मतलब है कि टीम की स्ट्रेटेजीज के अलावा उसको हर एक प्लेयर के बारे में सोचना पड़ता है, और ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। कप्तान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, कप्तान को मीडिया से अलग अलग इंटरव्यूज देके बात करना है, ये सब करना है। और फिर जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को अगर आप कप्तान बना दोगे, जो कि अभी इतने लंबे इंजरी के ले ऑफ से आ रहा है, तो वो क्या तो कप्तानी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेगा और क्या बॉलिंग के ऊपर करेगा। अभी उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसको एज ए बॉलर अपने आप को वापस टीम में लाना है। हालांकि वो बात अलग है कि कल उसने बॉलिंग बहुत अच्छी की और उसने कप्तानी भी बहुत अच्छी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जसप्रीत बुमराह को भारत के फ्यूचर कैप्टन के बारे में सोचने लगे। तो ये बात तो मुझे बिल्कुल भी गले से नहीं उतरती है। और ये आप हिस्टोरिकली अगर देख लें तो वर्ल्ड क्रिकेट में बॉलर्स बहुत कम कप्तान हुए। बॉलर्स अगर कप्तान हुए भी हैं तो इसमें एक एक्सेप्शन रहे बिशन सिंह बेदी। तो बिशन सिंह बेदी इसलिए वो अच्छे कप्तान रहे क्योंकि वो एक तो स्पिनर थे। तो स्पिनर, देखिए स्पिनर को कुछ भी कहें, फिजिकल लेबर फास्ट बॉलर की तरह नहीं होता है। और उसके अलावा मुझे तो याद नहीं है, कुछ टाइम तक इंग्लैंड के कप्तान बॉब विलिस रहे थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एज ए कैप्टन कोई बहुत अच्छी नहीं थी। उनकी टीम में भी इयान बॉथम रहे थे, जिसकी वजह से उनको काफी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट्स उनको करने को मिले। लेकिन कमिंग बैक टू इंडियन टीम, यहाँ इंडियन टीम में तो एक मुझे लगता है कि ये म्यूजिकल चेयर टाइप का हो गया है कप्तान के लिए, और कप्तानी की जो पोजीशन है इसको बहुत ज्यादा सस्ता बना दिया है बीसीसीआई ने। बीसीसीआई का मुझे समझ में नहीं आता कि बीसीसीआई क्या करना चाहते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस खराब होगी तो उनका बिजनेस मॉडल भी अफेक्ट होगा। और देखिए, जब आपकी टीम परफॉर्म करती है तभी आपके फैंस आपके पीछे आते हैं। फैंस के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं जरा कल के मैच के बारे में। तो कल जसप्रीत बुमराह ने टॉस जीत लिया। अब टॉस जीत के, जब वह रेन अफेक्टेड मैच था, पहले से इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि ये लग ही नहीं रहा था कि मैच होगा या नहीं होगा, तो जसप्रीत बुमराह को तो ऑब्वियसली फिर उसको तो बैटिंग सामने वाली टीम को ही देनी थी, और ये तो इनकी बड़ी लॉटरी सी लग गई एकदम। अब वहां पे हुआ भी ये कि हालांकि जसप्रीत बुमराह ने बॉलिंग अच्छी की, लेकिन कुछ तो इन्होंने आयरलैंड की टीम के बैट्समैन ने भी बैटिंग अच्छी नहीं की, और जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट पहले ओवर में निकाल दिए। अब पहले ओवर में निकाल दिए, उसके बाद 11-12 रन पे तीसरा विकेट, 27 पे 4, 50 पे 5, इस तरह से उनके जब विकेट होते गए तो हमको तो ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि 70-80 पे ऑल आउट ही हो जाए। वो तो बाद में वो जो उनके 2 प्लेयर से कर्टिस कैम्फर और आपका मार्क एडायर, इन लोगों ने मिलकर कुछ रन बना दिए, और आखिरी में आपके मैकार्थी ने बहुत अच्छी बैटिंग की। वो एक अच्छा ऑलराउंडर है, वो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है। उसने लास्ट टाइम भी
जब ये वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हुए थे उसमें काफी अच्छा खेला था उसने। तो इन लोगों ने जो रन बनाए उसकी वजह से ये लोग 139 तक पहुंचे, और थैंक्स टू हमारे श्रीमान अर्शदीप सिंह। अब ये अर्शदीप सिंह भी एक ऐसा आदमी है, मुझे एक तो समझ में नहीं आता, ये जब से मैंने देखा है पिछले कुछ टाइम से इसको वो शाहीन शाह अफरीदी का ये क्यों इसने कॉपी कर लिया है सेलिब्रेशन का मॉडल। एक तो मुझे बहुत ही ज्यादा नफरत है, अगर कोई मतलब आपको पूरी दुनिया में सिर्फ एक पाकिस्तानी मिला जिसका आपको सेलिब्रेशन कॉपी करना है। जब से उसने उसका सेलिब्रेशन कॉपी किया है तभी से उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई है। और पिछले कुछ टाइम से ये मैं देख रहा हूं, जैसे मैं अपनी किसी पिछले वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि जब तक ये प्लेयर्स एस्टेब्लिश नहीं होते इंडियन टीम में तब तक तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बार जब ये जनता बोलने लगती है कि अरे वाह अर्शदीप और ये, और अर्शदीप को टीम में लाओ और अर्शदीप बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बॉलर है, तब से इनकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है और ये सर पे चढ़ जाते हैं। अब पिछले आप कुछ टाइम से देखिए, एक तो इसके नो बॉल फेंकने की जो आदत है, नो बॉल फेंकना तो मैं कितनी बार ये कह चुका हूं कि ये बिल्कुल क्राइम है। ये बिल्कुल कोचेस को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए इस मामले में। लेकिन अब यहाँ प्रेजेंट टीम में तो खैर कोचेस की क्या बात करें, वो सैराज बहुतले और सितांशु कोटक। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इस छोटे से टूर के लिए इनको कोच और ये बॉलिंग कोच भेजने की जरूरत क्या थी। इनका क्या कंट्रीब्यूशन होगा, क्या कर लेंगे ये लोग, और इनकी खुद की क्या परफॉर्मेंस है। इन दोनों ने कितने इंटरनेशनल मैचेस खेल लिए, या फॉर दैट मैटर जो परमानेंट बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच हैं इंडिया के, अभी जो राहुल द्रविड़ के अंडर में है, उनकी क्या परफॉर्मेंस है। उनने वो विक्रम राठौर ने कुल मिला के मुझे लगता है कि इंटरनेशनल मैचेस में 200 रन नहीं बनाए। अब वो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा को बोलेगा, या क्या फॉर दैट मैटर वो क्या यशस्वी जायसवाल को भी क्या बोल सकता है। जब आपने उस लेवल की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेली नहीं, आप रणजी ट्रॉफी में घूम फिर के आ गए वापस, तो आप क्या बताओगे। लेकिन इस तरह का बीसीसीआई का ये कोचेस का सिलेक्शन, मुझे लगता है कि ये तो पिक एंड चूज वाली बात है कि फेवरेट लोगों को बस अपने दे दो, और पता नहीं क्या क्यों इनको रखना है। राहुल द्रविड़ अकेला खुद नहीं हो सकता क्या काफी, या फिर थ्रो डाउन ही अगर देने तो थ्रो डाउन तो कोई भी दे सकता है। उसके लिए नाम के बॉलिंग और बैटिंग कोचेस की क्या जरूरत है। अब खैर कमिंग बैक टू द मैच, जब ये आयरलैंड की 139 रन की पारी हो गई, उसमें सबसे बड़ी देखिए सबसे अच्छी बात तो बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा, ये लोग काफी अच्छे लग रहे थे बॉलिंग करते हुए। मैं तो यही ऑब्जर्व कर रहा था कि क्या इन लोगों की बॉडी से कुछ ऐसा नजर आता है कि ये लोग अभी फिट नहीं है, लेकिन ये कल के मैच में तो परफेक्टली फिट लगे। बुमराह ने अपने पूरे रनअप से और बिल्कुल फुल स्पीड के साथ बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसकी बॉडी में कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी फिटनेस में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन और एट द सेम टाइम प्रसिद्ध कृष्णा के साथ भी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग इतने ज्यादा फ्रेजाइल हैं कि ये कब अनफिट हो जाएंगे, कब इनकी कमर की हड्डी मुड़ जाएगी, या पैर में कुछ हो जाएगा, या एड़ी मुड़ जाएगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये तो देखिए बहुत ही ज्यादा, एक विराट कोहली के अलावा किसी की भी फिटनेस के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि ये बंदा अच्छा रहने वाला है, पूरे टूर्नामेंट को खेल जाएगा। एक विराट कोहली ही ऐसा है जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं 99% ये चांस है कि वो फिटनेस की वजह से तो टीम से बाहर नहीं होगा। खैर परफॉर्मेंस की वजह से तो वो वैसे भी बाहर नहीं होता है, लेकिन फिटनेस की वजह से पूरी टीम के सारे प्लेयर्स कभी भी कोई भी कहीं भी बाहर हो सकता है। लेकिन विराट कोहली के साथ ऐसा नहीं है। अब विराट कोहली जैसा तो इन लोगों का ना तो डिटर्मिनेशन है और ना ही फोकस है, लेकिन एट द सेम टाइम इनकी बॉडी भी इतनी ज्यादा कमजोर है। प्रसिद्ध कृष्णा और ये जिस तरह की बॉलिंग इसने बुमराह ने कल की है, उसके हिसाब से तो ये लगता है कि ये बिल्कुल मैच फिट है और बॉलिंग फिट है और बिल्कुल वर्ल्ड कप की टीम में उनको होना चाहिए। लेकिन ये वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने के पहले अनफिट हो जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है, या 2 मैच खेलने के बाद अनफिट नहीं होंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो इतना ज्यादा डाइसी ये सब सिचुएशन हो गया है कि अब टीम मैनेजमेंट करे तो करे क्या। तो इसके लिए यही है कि आपको फ्रिंज प्लेयर्स जो हैं आपको बहुत लेके रखने पड़ेंगे। अगर प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह इस तरह की बॉलिंग बाकी 2 मैचेस में भी करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच फिट तो हो गए, इनकी बॉडी भी फिट हो गई,
लेकिन फिर भी इनका रिप्लेसमेंट बिल्कुल बेंच पे तैयार रखना है। बेंच पे से मेरा मतलब है कि 15 के बाहर भी इनका जो रिप्लेसमेंट है उनको बाहर बिल्कुल बिठा के रखना है। लेकिन अब इन लोगों ने इतना ज्यादा कबाड़ा करके रखा है क्योंकि इन्होंने देखिए अर्शदीप सिंह को और मुकेश कुमार को तो वहां भेज दिया एशियाड में। अब एशियाड में जो टीम सिलेक्ट हो गई है इसका मतलब ऑब्वियसली वो लोग वर्ल्ड कप की टीम में तो आ नहीं सकते। तो फिर क्या होगा? अगर आपके फ्रेंच प्लेयर्स ही नहीं है तो फिर रिप्लेसमेंट कैसे होगा? और फिर या तो ये होगा कि जैसे ही एशियाड से लोग वापस आते हैं इनको वापस ग्राउंड के बाहर बिठा दिया जाए कि अब तुम लोग तैयार रहो, कभी भी तुम्हारी कॉल आ सकती है और प्रैक्टिस भी करते रहो। अब देखते हैं क्या होता है, किस तरह से ये लोग मैनेज करते हैं। जब इंडिया की बैटिंग आई तो इंडिया की बैटिंग में जायसवाल ने तो वैसे ही शुरू किया जैसे वो कर रहा है। गायकवाड़ थोड़ा सा कॉशियस होकर खेल रहा था। गायकवाड़ के कॉशियस होकर खेलने का मुझे रीजन समझ में आता है क्योंकि पिछले कई जो इंटरनेशनल मैचेस में गायकवाड़ को मौका मिला है उसमें उसका परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा जैसा कि उसका डोमेस्टिक में या आईपीएल में रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से वो थोड़ा कॉशियस होकर खेल रहा था। दूसरी बात यह है कि जायसवाल जिस तरह की अटैकिंग बैटिंग करता है शुरुआत से ही तो उसमें चांस रहता है विकेट गिरने का। दूसरी बात फिर तीसरी बात यह है कि जब बारिश होने के चांसेस थे तो फिर इन लोगों को यह भी देखना था कि डकवर्थ लुइस को इनको कैसे कवर करना है। हालांकि उसमें ये बुरी तरह से फेल हुए। वो जो ये लोग डकवर्थ लुइस में 2 रन से जीते हैं ये बिल्कुल भगवान भरोसे जीते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसमें इन लोगों ने कुछ भी प्लानिंग की थी। अदरवाइज ये किसी भी हालत में ये 2 बॉलों पे 2 विकेट नहीं गिरा देते अपने। मैं मानता हूं कि विकेट गिर जाते हैं और मैं हमेशा कहता हूं कि आपका जो भी स्कोर है जरा उसमें 2 विकेट जोड़ के देखिए आपकी वो कैसा लगता है। लेकिन डकवर्थ लुइस के केस में खासतौर पे विकेट्स जब गिर जाते हैं तो आपका जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो काफी बढ़ जाता है। तो इस वजह से इन लोगों ने यहाँ पे थोड़ी सी प्लानिंग इनकी गड़बड़ हो गई। और जायसवाल के साथ देखिए, जायसवाल को मैंने पहले भी ये कहा है वेस्ट इंडीज में जब वो बैटिंग कर रहा था और पहले मैच में पहले T20 में जिसमें उसका डेब्यू था और वो 0 पे आउट हो गया था पहली दूसरी बॉल पे शॉट मारते हुए, तो मैंने ये जरूर कहा था कि देखिए इसका गेम यही है और इसका गेम यही होना चाहिए। लेकिन कल जिस तरह से उसने बैटिंग की है 23 बॉल में 24 रन, अब ये 23 बॉल में 24 रन एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपको जल्दी आउट होना है तो आप 7 बॉल में 15 रन बना के आउट हो जाओ या 10 बॉल में 18 रन बना के आउट हो जाओ। लेकिन 23 बॉल में 24 रन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। यहां पे जाके आप टीम को बहुत बुरी तरह फंसा देते हैं। और वो तो अगर गायकवाड़ ने छक्का नहीं मारा होता 5वें ओवर में तो इंडिया की तो हालत वही हो रही थी कि 6 ओवर में इनके फिर से 28-30 रन ही होते। और वो बाद में जाके वो एक जायसवाल ने छक्का मार दिया जिसकी वजह से राम राम करते हुए डकवर्थ लुइस के रिक्वायर्ड स्कोर से ऊपर पहुंचे। मतलब ये कल का मैच तो ये बिल्कुल हार भी सकते थे। इसमें बिल्कुल भी ऐसी उनकी कोई प्लानिंग मुझे नजर नहीं आई कि इनका कुछ प्लान है कि इनको डकवर्थ लुइस को कैसे स्कोर उससे ऊपर ले जाना है। और फिर ऊपर से आउट भी हो गए आप। मतलब यहां तो इस तरह से ये, अब देखिए यहां पे कोच का रोल आता है कि कोच को बताना चाहिए ना बाहर से कि भाई ये स्कोर की रिक्वायरमेंट है और तुमको ये करना है, विकेट बचा के रखना है। अरे आप जितना कम स्कोर था उसमें तो आप सिंगल्स ले लेके भी आप डकवर्थ लुइस को ऊपर जा सकते थे और आपको देखना था 1-2 बाउंड्री मुझे कैसे मारनी है। जब आपको मालूम है कि बारिश कभी भी हो सकती है जैसे कि हुई, तो इसका मतलब ये है कि मैच की वेदर प्रिडिक्शन तो आपको बहुत अच्छी तरह से पता थी और पता होनी चाहिए थी। अकॉर्डिंगली आपको बैटिंग करनी चाहिए थी। लेकिन अब ये जिस तरह से ये इन लोगों ने किया है कबाड़ा, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आया होगा क्योंकि एक तो बैटिंग ही नहीं मिली किसी को। जिनको मिली उन्होंने भी कोई बहुत सेटिस्फैक्टरी बैटिंग नहीं की। बॉलिंग जरूर अच्छी हुई, बॉलिंग अच्छी हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए टॉस हार गए होते तो क्या करते फिर इस तरह की बैटिंग से? और पहले तो बॉल स्विंग भी बहुत हो रही थी, बहुत घूम रही थी बॉल इधर उधर, तो आयरलैंड के बैट्समैन को भी परेशानी हुई। और फिर बुमराह और प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। बाकी कुछ गलती आयरलैंड के बैट्समैन ने की जब वो रवि बिश्नोई को पीटने चल दिए। तो रवि बिश्नोई के बारे में देखिए, दुनिया में सभी को मालूम है कि वो गूगली बॉल फेंकता है। वो कहने को लेग स्पिनर है, लेकिन उसने इस बार के आईपीएल में जरूर 2-4 बॉल लेग स्पिन की थी। अदरवाइज मैंने उसको हमेशा गूगली फेंकते हुए देखा है। वो अंडर 19 जो वर्ल्ड कप खेलने गया था उसमें भी वो गूगली ही फेंकता था सब।
तो अब बाकी आयरलैंड के बैट्समैन इनको खुद ही अपनी गलती का एहसास हो जाना चाहिए कि ये लोग क्या कर रहे थे। ये जो आपका उनका कप्तान है पॉल स्टर्लिंग, उसने तो बिल्कुल ही आड़ा बल्ला मार दिया और बोल्ड हो गया। तो खैर, ये तो कल का मैच किसी तरह से बाल बाल बच गए हारने से, और इसकी वजह से इनके चेहरों पे ये जो खुशियां नजर आ रही थी बाद में, वो ठीक है। मैच जीतने को तो आप जीत गए, लेकिन परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छी नहीं रही, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। क्योंकि बॉलिंग जो जिस तरह की इन लोगों ने की, उससे इन्होंने रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया, लेकिन बाद में जब विकेट थोड़ा सा आसान हो गया तो इन लोगों की अच्छी खासी पिटाई हुई, और सभी की हुई। अर्शदीप सिंह ने तो नो बॉल फेंक फेंक के कबाड़ा कर दिया, और वो जो शाहीन शाह अफरीदी वाला जो सेलिब्रेशन है, उससे तो मुझे सख्त सख्त नापसंद है मुझे। वो तो किसी भी हालत में इसको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसको पता नहीं क्या, तो बॉलिंग मुझे लगता है भूल गया है, या कॉन्फिडेंस चला गया है, या फिर ये है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गया है कि अब तो मैं बड़ा खिलाड़ी हो गया हूं। तो ये अर्शदीप को थोड़ा सा धरती पे आने की जरूरत है। बाकी तो अब देखते हैं कल के मैच में क्या होता है, क्या करते हैं ये, मौसम कैसा रहता है। और अब दूसरे मैच में अब हमको देखना है कि ये लोग किस तरह से बॉलिंग करते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और बुमराह। ये तो तीनों मैचेस में इनकी अब ये देखना जरूरी है कि ये कितने फिट रहते हैं और क्या होता है, क्योंकि मौसम भी वहां पे ठंडा है। ठंडे मौसम में कई बार बॉलर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी जो है, जो एशिया कप की टीम 21 तारीख को डिक्लेयर होने वाली है, अब उसमें दुनिया भर की अटकलें चल रही हैं। दुनिया भर के लोग डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर भी फिट हो गए हैं, या वो हुए हैं नहीं हुए हैं पता नहीं, हर आदमी अपने सोर्सेस की बात बता रहा है। तो वो 21 तारीख को, और इन लोगों ने सब खिचड़ी बना के रख दी है। इंडियन टीम मैनेजमेंट, बीसीसीआई, इन लोगों ने, मैं तो ये कहूंगा कि काफी मतलब हंसी उड़वाई है अपनी। बाकी टीमें जो हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इवन नेपाल तक ने अपनी, पाकिस्तान, इन लोगों ने अपनी टीमें डिक्लेयर कर दी हैं, और हम अभी तक अपनी टीम डिक्लेयर नहीं कर पाए। अब मुझे तो ये बता दे कोई कि अगर केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ये लोग अगर फिट भी हो गए तो ये कब तक फिट रहेंगे? ये भी, इनका भी कोई मामला बाकी बुमराह और इन लोगों से अलग नहीं है। ये भी कभी भी फिट हो जाते हैं, कभी भी फिर जरा सा इनका पैर मुड़ने से ये 6 महीने के लिए बाहर हो जाते हैं। तो ऐसे में फिर जो बेंच पे जो बैट्समैन बैठे रहते हैं, उनको भी एक तो अपना मेकअप बनाने में, थोड़ा मेंटल मेकअप बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली अब सिलेक्टर्स को ये डिसीजन लेना चाहिए कि अब इन प्लेयर्स को नहीं लेना है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि इनकी फिटनेस का क्या लेवल है, और बीसीसीआई में, एनसीए में किस तरह से फिटनेस टेस्ट होता है। क्योंकि ये प्लेयर्स आते हैं और उसके बाद अचानक ही, तुरंत ही कभी भी अनफिट हो जाते हैं। कभी पैर मुड़ जाता है, तो कभी बैक पेन हो जाता है, तो कभी मसल स्ट्रेन हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये तो इन लोगों की फिटनेस हमेशा के लिए क्वेश्चनेबल है। और ऐसे में अब जो गलती हम लोग कर चुके हैं कि आज से 1 साल पहले हमने अपनी 11 फाइनल नहीं की। 11 फाइनल करने का मतलब ये, देखिए, इंजरी कभी भी किसी को भी हो सकती है, लेकिन इंजरी प्रोन जो बॉलर्स या बैट्समैन हैं, उनके लिए हमें रिप्लेसमेंट्स भी तो तैयार रखने चाहिए ना, और उनको टीम के साथ ही घुमाना चाहिए। आप खिलाइए भले उन लोगों को जिनको आपको वर्ल्ड कप के फाइनल में खिलाना है, लेकिन उनके रिप्लेसमेंट्स भी उनके साथ ही होने चाहिए, और वो उसी इंटेंसिटी के साथ प्रैक्टिस करते हुए दिखने चाहिए। नहीं तो फिर ये प्लानिंग का मतलब क्या है? अगर आप किसी आदमी के अनफिट होने के बाद अगर ढूंढने जाएं कि इसका रिप्लेसमेंट कौन है, तो फिर क्या प्लानिंग हुई और क्या फायदा हुआ, और क्या आपका इतना बड़ा पूल का फायदा क्या है इंडिया के, कि आईपीएल से आपको इतना बड़ा पूल मिल जाता है, इतने डोमेस्टिक प्लेयर्स मिल जाते हैं, आपको उनको ग्रूम करना पड़ता है। तो वो बड़ी टीम के साथ खेला के, मतलब मेन टीम के साथ खेला के, उनको टूर करवा के, और वहां साइड मैचेस देके या कुछ भी करके, कहीं भी बीच बीच में एक एक को ट्रायल करके आपको करना चाहिए। जब आप वर्कलोड मैनेज करते हो तो आप ये फ्रेंच प्लेयर्स को खिलाओ, लेकिन वहां पे भी मुझे कोई प्लानिंग नजर नहीं आती है। तो अब 21 तारीख को पता नहीं ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या टीम डिक्लेयर करेंगे। और मुझे तो वैसे लगता है कि भगवान ही मालिक है, इन लोगों का कुछ होने वाला नहीं है। ये इस बार का वर्ल्ड कप जो है,
ये मुझे काफी आशंका है कि इंडिया का कुछ होगा नहीं, और इस वजह से शायद हम लोगों को दुख भी कम होना चाहिए। जब हमें पहले ही उम्मीद नहीं है तो अब जो भी हाथ लग जाएगा वो उसको हम समझेंगे कि तो लॉटरी है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कल के मैच के बाद और बात करेंगे अपन आगे की टीम की स्ट्रेटेजीज के बारे में। हाँ, इसके पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि देखिए, इंडियन टीम के जो फैंस हैं ना, वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड मुझे लगते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं ये कह रहा था कि जैसे मैं काफी डिसअपॉइंट हो गया हूं कि इस बार हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने वेस्ट इंडीज में कप्तानी की और आगे के लिए लोग कह रहे हैं कि वो हमारा व्हाइट बॉल का कैप्टन है। हमारे एक व्यूअर हैं हिमांशु पाल, वो तो बेचारे इतने दुखी हो गए कि वो ये कहने लगे कि मैं तो जिस तरह से ये इंडियन टीम ये T20 सीरीज हारी है वहां पे वेस्ट इंडीज में, मुझे तो लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही मेरी फेवरेट टीम होनी चाहिए। तो मैं बिल्कुल सिंपैथी रखता हूं हिमांशु से, क्योंकि मेरा भी सोचना कुछ ऐसा ही है। मतलब हमको भरोसा ही नहीं है कि हमारी टीम के कप्तान कब क्या डिसीजन लेने वाले हैं, कब कौन सी बकवास टीम खिला देंगे, या कब किस ऐसे बॉलिंग चेंजेस कर देंगे जहां से कि अच्छा खासा सिचुएशन में आया हुआ मैच हमारे हाथ से निकल जाए। और फिर ऊपर से हमारे हार्दिक पांड्या के तो दूसरी बात यह है कि दूसरी कैटेगरी जो फैंस की है, तो वो इस तरह के हैं कि उन्हें टीम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। उनके लिए तो रोहित शर्मा भले ही इंटरनेशनल मैचेस हार जाए, लेकिन उसने आईपीएल की 5 ट्रॉफीज जीती हैं। तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता। एक पागल आदमी ने मुझे कहा कि तुम हार्दिक पांड्या को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि वेस्ट इंडीज में भी धोनी ने भी 245 रन बनवा दिए थे वेस्ट इंडीज से। अरे बेवकूफों की जरा बात करने से पहले सोचना चाहिए कि ये पहली बात तो ये आर्गुमेंट नहीं है कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि MS धोनी बेटर है या हार्दिक पांड्या खराब है। हार्दिक पांड्या को कप्तानी की समझ नहीं है, मुझे सिर्फ इतना कहने से मतलब है। दूसरी बात यह है कि MS धोनी ने जो 245 रन बनवाए थे वेस्ट इंडीज से, तो MS धोनी की टीम ने खुद भी 244 बनाए थे। तीसरी बात यह है कि आप हार्दिक पांड्या के फैन हो कि इंडियन टीम के फैन हो, या इंडिया के लिए देशभक्ति है आपकी, या आपकी जो लॉयल्टी है वो हार्दिक पांड्या के लिए है। आप क्या उसकी 3.5 करोड़ की घड़ी से इंप्रेस होते हो, या 4 करोड़ की कार देख के आप खुश होते हो, या उसके कान की बालियां आपको इंप्रेस करती हैं? मुझे समझ में नहीं आता। हम परफॉर्मेंस की बात करें, वो जिस भी आदमी ने ये बात कही थी हार्दिक पांड्या के लिए, उसको जरा सा सोचना चाहिए कि पिछले 10-15 मैचेस में हार्दिक पांड्या ने बैटिंग में क्या किया है। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या? उसका हाईएस्ट स्कोर कुछ 30 रन है T20 में पिछले 10 मैचेस में, और 4 मैचेस में तो उसने 100 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं रन। सिर्फ 2 मैचेस में उसका 100 के ऊपर स्ट्राइक रेट है, बाकी में तो नीचे है 100 से भी T20 मैचेस में। तो अब इस तरह के फैंस अगर होंगे तो फिर हिमांशु पाल का तो दुखी होना जायज लगा हुआ है अपनी इंडियन टीम की परफॉर्मेंस के लिए। बाकी जो दूसरे फैंस हैं उनको हार्दिक पांड्या की फैशन से ही फुर्सत नहीं है। तो फिर इस देश में फैंस का भी लेवल काफी गिर गया है। इन लोगों को ना तो कोई क्रिकेट की समझ है, ना इनको देश से कोई लेना देना है। ये बस वो जो गौतम गंभीर ने कहा था कि प्लेयर ऑब्सेस्ड है, उसमें भी ये कि वो डांस कैसे करता है, वो चश्मा कौन सा पहनता है, वो घड़ी कौन सी पहनता है, और बाली कहाँ पहनता है। इसके अलावा फैंस को भी कोई ज्यादा काम नहीं है। तो अब ठीक है, ट्विटर और इंस्टाग्राम की जनरेशन है, तो अब इनके बारे में क्या कह सकते हैं। चलिए, तो ये थी कुछ बातें। अब मिलते हैं कल के मैच के बाद। आई एम विकास सक्सेना, द बायस्ड एनालिस्ट। थैंक यू सो मच।